Hello, bachcho. Let's start the question. The question says all forms of life should be conserved because option A, they maintain diverse genetic resources. Option B, they have economic values. Option C, they are important for maintaining balance of nature. Or is it option D, they will be otherwise lost? तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने की concept की तरफ. The key concept over here is biodiversity, biodiversity and conservation. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. अब बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? तो बायोडाइवर्सिटी मतलब है हमारा रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ लाइफ. ठीक है, रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ लाइफ. और ये टर्म कब कॉइन किया गया था? ये टर्म कॉइन किया गया था 1985 में. और कंजर्वेशन क्या है? जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आप ऑप्ट करते हो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कितने टाइप के बायोडाइवर्सिटी? टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी वो 3 टाइप की है. सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, दूसरा है हमारे पास स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी. और तीसरा है हमारे पास इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. अब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इसमें आता है वेरिएशंस अमंग जेनेटिक रिसोर्सेज. जैसे इसका एग्जांपल मैं लिखती हूँ राइस, मेज. ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के. अब स्पीशीज में क्या आता है? सबसे ज्यादा ऑल्टरेशन किस में होती है? तो सबसे ज्यादा ऑल्टरेशन होती है ह्यूमंस में. तो जो हमारी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी है वो बताती है वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. तो ह्यूमंस की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है. अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या है हमारे पास? इसमें है हमारे पास वेरिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, वेरिएशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में क्या था? वेरिएशंस अमंग जेनेटिक रिसोर्सेज. स्पीशीज में था ह्यूमंस की स्पीशीज में कितना ज्यादा वेरिएशंस है वो हम सबको मालूम है. सबके फेसेस बहुत डिफरेंट है ना. अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल की. तो इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में फ्लोरा एंड फोना, इन दोनों के बीच में जो वेरिएशंस है उसके बारे में डिस्कशन हमारी इकोलॉजिकल वेरिएशंस के अंदर होगी. अब हम बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस. बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका है कि एक इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी आ जाती है. ठीक है, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी. दूसरा है हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. और तीसरा है हमारे पास यहाँ पे एथिकल इंपॉर्टेंस. एथिकल इंपॉर्टेंस. ठीक है, तो ये तीनों जो है हमारे पास, ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की. ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब हम इंडाइसेस की बात करते हैं इनके. ठीक है, सबसे पहला आता है हमारे पास यहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी. अल्फा डाइवर्सिटी में क्या होता है? इसमें हम स्पीशीज डाइवर्सिटी देखते हैं. हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना नंबर ऑफ स्पीशीज किसी एक रीजन में, किसी कम्युनिटी में, किसी एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है. उसको हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी. अब हम बात करते हैं दूसरी डाइवर्सिटी की जिसका नाम है यहाँ पे बीटा डाइवर्सिटी. अब बीटा डाइवर्सिटी क्या है? अगर आप नंबर ऑफ स्पीशीज किसी भी दो हैबिटेट के बीच में देखोगे, ठीक है, आप कंपेयर करोगे कि दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज किस में ज्यादा है किस में कम है, तो आप उस बेसिस पे कैलकुलेट करते हो. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी. ठीक है, अब गामा डाइवर्सिटी क्या है कि भाई टोटल डिवीजन किसी भी एक लैंडस्केप पे या फिर किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया पे, या फिर आप बात, इट रेफर्स टू द हैबिटेट वैरायटी. कोई भी एक हैबिटेट वैरायटी जो कि पूरे लैंडस्केप में है या फिर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है. गामा में तो वो हो जाता है. अब लास्ट आता है हमारे पास डेल्टा डाइवर्सिटी. ठीक है, अब डेल्टा डाइवर्सिटी क्या है? ये चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन बताता है. ठीक है, चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन.
अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। ठीक है, वाई इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट। सबसे पहले तो क्या, एक इनॉर्मस डाइवर्सिटी होगी हमारे फ्लोरा एंड फौना में वर्ल्ड में। ठीक है, अब क्या है, उसको थ्रेट कौन पहुंचा रहा है? सबसे पहले तो ह्यूमंस के ऑल्टरेशंस की वजह से। ठीक है, ह्यूमंस ऑल्टरेशन की वजह से थ्रेट क्रिएट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में, धीरे धीरे वो खत्म होती जा रही है। माइनिंग हो रही है, ओवर एक्सेस ऑफ लैंड हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमारी कम होती जा रही है। अब वेरियस मेथड क्या क्या है, काफी ज्यादा, जैसे कि अगर हम बात करें इन सीटू और एक्स सीटू, दो टाइप के हमारे पास मेजर्स होते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास इन सीटू, ठीक है, और एक है हमारे पास एक्स सीटू। अब इन सीटू में हमारे सारे हॉटस्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक्स सीटू में हमारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज वगैरह, ये सब हमारे एक्स सीटूज में आ जाती हैं। तो अब ये बोल रहा है कि भाई अगर स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्ट हो गई तो हमारे इकोसिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारी स्पीशीज खत्म हो गई तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो हमारा जीन पूल है, मतलब किसी भी एक वैरायटी का जो जीन पूल है ना, वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जीन पूल क्या होता है कि भाई उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की कितनी सारी जीन्स या कितनी सारी वेराइटीज जो है प्रेजेंट है, तो वो अगर खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, जो उससे सिम्बायोटिक रिलेशन में है जो अदर ऑर्गेनिजम्स, वो भी धीरे धीरे एक्सटेंड होते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेन रीजन यही है कि जेनेटिक वेरिएशन अगर किसी स्पीशीज के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि वो काफी समय तक रहने वाली है। अगर उसकी स्पीशीज खत्म होती जाएगी तो इसका मतलब क्या है, उसका जीन पूल लॉस्ट हो जाएगा। और कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस क्या क्या है, कॉज क्या है, तो सबसे पहला कॉज हमारे पास है कि एक तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ठीक है, और हमारे पास है को एक्सटिंक्शंस, को एक्सटिंक्शंस। ठीक है, और चौथा है हमारे पास यहाँ पे हैबिटेट लॉस। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ह्यूमंस ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एलियन स्पीशीज इन्वेजन मतलब क्या होता है कि आप बाहर से कोई स्पीशीज इंट्रोड्यूस करा रहे हो पर्टिकुलर एरिया में, तो उससे क्या होता है, जो हमारी इंडिजिनियस स्पीशीज है वो खत्म होती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा वाटर हाइसिंथिया, उसको इंट्रोड्यूस करा, उसका कॉम्पिटिशन कोई नहीं था, तो उसकी जो है वैरायटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। अब है को एक्सटेंशन, मतलब एक क्रॉप से जो इंटरलिंक दूसरा क्रॉप है, अगर वो खत्म हो रहा है तो साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे से को लिंक्ड है। ठीक है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो सब मेजरली क्या है, मोस्टली इसका रीजन है ह्यूमन ऑल्टरेशंस की वजह से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंजर्व क्यों करना चाहिए। सबसे पहले क्या है, दे मेंटेन डाइवर्स जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये हमारा करेक्ट है। दे हैव इकोनॉमिक वैल्यूज, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द नेचर एंड दे विल बी अदरवाइज लॉस्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए। अगर जेनेटिक रिसोर्सेज डाइवर्स नहीं हुए उनके, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म होती जाएगी, उनके जीन पूल पे इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर जीन पूल पे इफेक्ट हुआ तो वो स्पीशीज आपकी लॉस हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज करना चाहिए, क्योंकि उनकी डिफरेंट जेनेटिक रिसोर्सेज होता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।